मित्रों और प्रिय बच्चों, अपने इस टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था इसको आगे बढ़ाते हैं। हमने प्रकाश टॉपिक को शुरू किया था, ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो आज हम प्रकाश की घटनाएं पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? प्रकाश की घटनाएं, यानी प्रकाश जो है जब किसी माध्यम में से गुजरता है तो उसके द्वारा कौन कौन सी घटनाएं होती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश के दोस्तों परावर्तन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों? हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात करते हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं। दूसरी बात करते हैं हम रिफ्रैक्शन के बारे में, यानी प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये दो मुख्य घटनाएं हैं, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि जो प्रकाश का वेग है वो सर्वाधिक अधिकतम कहां होता है दोस्तों? ये बात नोट करने वाली है। तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। कहां होता है दोस्तों? निर्वात में। और हमने पढ़ा था कि निर्वात में प्रकाश के वेग का मान कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब क्या होता है दोस्तों, एक ध्यान देने वाली बात है कि प्रकाश जब निर्वात से किसी भी माध्यम में जाता है, चाहे वो वायु में जाए, चाहे वो जल में जाए, चाहे वो कांच में जाए, उसका वेग हमेशा क्या होता है दोस्तों? कम होता है। ठीक है, ये बात नोट करने वाली। अब थोड़ी चर्चा करते हैं घटनाओं के बारे में। सबसे पहले परावर्तन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले परावर्तन जो है ये कब होता है दोस्तों? ये होता है जब प्रकाश अपारदर्शी माध्यम पर टकराता है। किस पर टकराता है दोस्तों? जब प्रकाश अपारदर्शी माध्यम पर टकराता है। किस पर टकराता है दोस्तों? अपारदर्शी माध्यम पर। ठीक है, और अपवर्तन कब होता है? जब प्रकाश पारदर्शी माध्यम पर टकराता है। किस पर टकराता है दोस्तों? जब प्रकाश पारदर्शी माध्यम पर टकराता है तो क्या होता है दोस्तों? अपवर्तन होता है। सबसे पहले हम अपारदर्शी माध्यम की बात करें या अपारदर्शी पृष्ठ की बात करें तो अपारदर्शी माध्यम क्या होता है? ऐसा माध्यम जिसके आर पार प्रकाश नहीं गुजर सकता, प्रकाश की किरणें नहीं गुजर सकती, ऐसा माध्यम क्या कहलाता है? अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। और पारदर्शी माध्यम क्या होता है? ऐसा माध्यम जिसके आर पार प्रकाश की किरणें गुजर सकती है, वो कैसा माध्यम होता है दोस्तों? पारदर्शी माध्यम होता है। जैसे कांच, कांच कैसा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम है। पानी कैसा माध्यम है? स्वच्छ पानी पारदर्शी माध्यम। ठीक है, इधर अपारदर्शी माध्यम की बात करें तो हमने जो घर पे दर्पण यूज करते हैं वो कैसा माध्यम है? अपारदर्शी माध्यम है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे उदाहरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम परावर्तन की चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मान लो कांच का कोई समतल टुकड़ा है, इसके एक तरफ हमने क्या किया? परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी, यानी हमने क्या किया? इस पर सिल्वर ब्रोमाइड AgBr की या एल्यूमिनियम की हमने क्या कर दी दोस्तों? पॉलिश कर दी। चांदी की या एल्यूमिनियम की हमने क्या कर दी? पॉलिश कर दी। तो ये जो कांच का टुकड़ा है ये क्या बन जाएगा दोस्तों? दर्पण बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? दर्पण बन जाएगा। अब परावर्तन कब होता है? अपारदर्शी माध्यम पर। कब होता है दोस्तों? अपारदर्शी माध्यम पर। अब क्या होगा कि जब इस पर प्रकाश क्या होगा? आपतित होगा, क्योंकि माध्यम अपारदर्शी है तो पार तो निकल नहीं सकता, इसलिए किरणें क्या निकल जाएगी? वापस लौट जाएगी। तो किरणें जब ये प्रकाश जब इस पर आपतित होगा तो ये क्या है? प्रकाश पुनः क्या हो जाएगा? प्रकाश की किरणें वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, यानी क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। तो यहां दोस्तों ये क्या है? ये एक आपतित किरण है। ठीक है, और ये कौन सी किरण है दोस्तों? परावर्तित किरण है। अब यानी प्रकाश जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में क्या हुआ? वापस लौट गई। अब हम क्या करते हैं? यहां पर एक हम 90 डिग्री का लंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं दोस्तों? 90 डिग्री का लंब खींचते हैं। ये लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अभिलंब। अब जो ये अभिलंब है, क्या है बच्चों? अभिलंब। अभिलंब और जो ये आपतित किरण है इसके बीच में जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, ये कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। इसी प्रकार से जो ये अभिलंब है और इस अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? परावर्तन। ठीक है, तो इसको आपने यूं भी याद रख सकते हैं। अगर आपने परावर्तन को याद रखना है, एक शॉर्टकट ट्रिक भी है। यहां पै का मतलब होता है पीछे,
यानी वैसे याद रखने के लिए तरीका है, ये एक ट्रिक है कि प्रकाश जो है वो पीछे लौटेगा, वापस लौटेगा। क्या लौटेगा? वापस पुनः लौट जाएगा। अब प्रकाश पुनः कब लौटेगा? जब माध्यम क्या होगा? अपारदर्शी हो। तो इस तरीके से आप इसको लॉन्ग टाइम पे याद रख सकते हो। ज्यादातर बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, जब इन दोनों टॉपिक को पढ़ लेंगे हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि परावर्तन कहाँ होगा और अपवर्तन कहाँ होगा। तो इसको याद रखने के लिए नाम से एक छोटा सा तरीका है कि परावर्तन का मतलब पीछे यानी वापस। वापस कब लौटेगा प्रकाश? जब माध्यम क्या होगा? अपारदर्शी होगा। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पर प्रकाश जो है वापस उसी माध्यम में लौट गए। कुछ एक नियम है वो पढ़ते हैं हम। पहला नियम क्या है दोस्तों? पढ़ा हुआ हमने कई बार कि प्रकाश, सबसे पहला नियम क्या है कि जो आपतित किरण है, क्या है दोस्तों? आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब जो प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है उस किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। दूसरा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण का मतलब जो टकराने के बाद जो किरण वापस लौटती है वो क्या कहलाती है दोस्तों? परावर्तित किरण कहलाती है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो अभिलंब है, ये तीनों क्या होते हैं दोस्तों? एक ही तल पर स्थित होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? एक ही तल पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। ये क्या है दोस्तों? पहला नियम है। ठीक है, बिल्कुल कॉमन नियम है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही पॉइंट पर या एक ही तल पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। दूसरा नियम यह है कि जो ये आपतन कोण आई है, इस आपतन कोण आई का मान, आपतन कोण आई का मान बराबर होता है हमेशा ही परावर्तन कोण आर के। बिल्कुल सिंपल नियम है। आपतन कोण आई का मान बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण आर के। तीसरा जो नियम है दोस्तों वो ये है कि प्रकाश की किरण जिस दिशा से आती है, जिस वेग से आती है, उसी दिशा में उसी वेग से पुनः लौट जाती है। यानी प्रकाश की दिशा, तीसरा नियम क्या है दोस्तों? इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, प्रकाश की दिशा व चाल क्या रहते हैं दोस्तों? अपरिवर्तित रहते हैं। क्या रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। इनमें कोई बदलाव नहीं आता। प्रकाश की किरण जिस दिशा से आती है, जिस वेग से आती है, उसी वेग से उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो ये था दोस्तों परावर्तन। इसके बारे में आगे हम थोड़ी डिटेल से चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपवर्तन की। अपवर्तन क्या है? ज्यादातर बच्चे इसको भी भूल जाते हैं कि याद कैसे रखें, कंफ्यूज हो जाते हैं परावर्तन अपवर्तन के अंदर। तो इसको थोड़ा सा मैं याद रखने का तरीका बताता हूं। हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि अपवर्तन कब होता है? पारदर्शी माध्यम यानी कांच या पानी। प्रकाश की किरण जब वायु से, निर्वात से कांच या पानी में जाएगी तो क्या होगा? प्रकाश की चाल में थोड़ा मतलब परिवर्तन हो जाएगा, वेग थोड़ा कम या ज्यादा हो जाएगा, जिसे अपवर्तन कहते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है दोस्तों? ए मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ ए का मतलब है आगे। ये छोटी सी ट्रिक है जिसको आप लॉन्ग टाइम तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है ना? ज्यादातर बच्चे क्या कंफ्यूज रहते हैं कि परावर्तन और अपवर्तन में डिफरेंस है। तो आगे यानी कि प्रकाश की किरण आगे कब, आगे का मतलब होता है पार निकलना या पार गुजरना। तो प्रकाश की किरण पार कब गुजरेगी, पार कब निकलेगी? जब माध्यम क्या होगा? पारदर्शी होगा, अन्यथा वापस लौट जाएगी। तो ए मतलब आगे, पार गुजरना। पार कब निकलेगी? जब क्या होगा दोस्तों? माध्यम क्या होगा? पारदर्शी होगा। यहां से हमारे को ये लॉन्ग टाइम तक याद रह जाएगा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले ये मान लो कोई कांच है। ठीक है, अब कांच क्या है दोस्तों? मान लो सघन माध्यम है। कांच क्या है? सघन माध्यम है। और यहां पर मान लो वायु है जो कि कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है दोस्तों? विरल माध्यम है। यहां पर कांच है जो कि क्या है? सघन माध्यम है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाएगी, कहां जाएगी? वायु से कांच में जाएगी, क्योंकि कांच पारदर्शी माध्यम है। तो क्या होगा कि थोड़ा सा ये प्रकाश की किरण इसको यूं जाना था बिल्कुल, ठीक है, ये यूं ना जाके थोड़ा सा मुड़ जाएगी। अब दोस्तों देखो, मुड़ने का कारण क्या है? मुड़ने का कारण है अपवर्तन। क्या कारण है दोस्तों मुड़ने का? अपवर्तन। अब क्या होता है कि यहां पर प्रकाश वायु से किस में प्रवेश कर रहा है? कांच में। किस में प्रवेश कर रहा है? वायु से कांच में। यानी विरल माध्यम से किस में प्रवेश कर रहा है? सघन माध्यम में। अब कॉमन सेंस की बात है कि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? अधिकतम होगा, और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग थोड़ा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहां पर जो ये किरण है इसको हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं दोस्तों? आपतित किरण।
और आपतित किरण जब जैसे ही इस पृष्ठ पर टकराती है तो थोड़ा सा अपने पथ से क्या होती है, विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है, विचलित। और अपने पथ से विचलित होने का कारण क्या है, प्रकाश के वेग में, चाल में परिवर्तन, जिसके कारण ये अपने पथ से विचलित हो गई। इस घटना को क्या नाम दिया गया दोस्तों, अपवर्तन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया दोस्तों, अपवर्तन नाम दिया गया। अब क्या होता है, ये जो किरण है ये क्या कहलाएगी दोस्तों, अपवर्तित किरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों, अपवर्तित किरण। यहां पर भी हम लंब खींच सकते हैं। ये हमने क्या किया, 90 डिग्री का लंब खींच दिया। तो ये 90 डिग्री का जो लंब है इसे क्या बोलेंगे हम, अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, अभिलंब कहेंगे। अभिलंब और जो ये आपतित किरण है इसके बीच में जो कोण बनेगा वो कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, आपतन कोण। और इसी प्रकार से जो ये अभिलंब है और जो ये अपवर्तित किरण है इसके बीच में जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण। क्या कहलाएगा बच्चों, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। यहां दोस्तों ध्यान रखना, परावर्तन कोण होता है और यहां क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है। ठीक है, यही सेम घटना इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर प्रकाश क्या होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की किरण जो है वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। यहां क्या हो रहा है दोस्तों, प्रकाश की किरण देखो क्या हो रहा है, अभिलंब की तरफ आ रही है, अभिलंब की तरफ झुक रही है। झुकने का कारण यह है कि प्रकाश कहां प्रवेश कर रहा है, विरल से सघन माध्यम प्रवेश करता है। अगर इसका उल्टा हो, प्रकाश सघन से विरल माध्यम प्रवेश करे तो ये जो किरण है ये किरण क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। यानी कि प्रकाश का वेग सघन से विरल माध्यम में जाएगा तो प्रकाश का वेग थोड़ा अधिक हो जाएगा, जिसके कारण ये प्रकाश की किरण जो है, अपवर्तित किरण, ये क्या होगा, विलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके कुछ नियम हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखो पहला नियम क्या है, इसका जो पहला नियम है वो क्या है दोस्तों। देखो पहला नियम तो दोनों में सेम है, कॉमन है पहला नियम। फर्स्ट नियम की अगर हम बात करें तो फर्स्ट नियम क्या है, फर्स्ट नियम ये है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। सेम नियम है। क्या है दोस्तों, सेम नियम है। यहां पर परावर्तित किरण थी, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब था। यहां क्या आएगा, यहां आएगा आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होंगे, एक ही तल पर होंगे। ठीक है, कॉमन, दोनों में सेम नियम। दूसरा नियम जो है इसमें क्या था, इसमें तो ये था कि आपतन कोण आई का मान बराबर होगा हमेशा ही परावर्तन कोण आर के। इसमें थोड़ा सा उल्टा है दोस्तों। इसमें क्या है कि इसमें अगर आपतन कोण का आई का मान बढ़ाओगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अपवर्तन कोण आर का मान भी बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, और उसको घटाओगे तो आप ये भी घट जाएगा। ठीक है, इससे अपने थोड़ा सा एक नई घटना है उसको अपने आगे चर्चा करेंगे। तो क्या है, दूसरा ये है कि जो आपतन कोण आई होता है, साइन आई है, साइन आई और जो साइन आर है, यानी कि आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, इसका मान क्या होता है, नियतांक होता है। क्या होता है दोस्तों, नियतांक होता है, निश्चित होता है, फिक्स होता है। इसको बोलते हैं बच्चों स्नेल का नियम। किसका नियम बोलते हैं दोस्तों, स्नेल का नियम। ठीक है, तो पहला नियम तो सेम है जो परावर्तन में था। परावर्तन में क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम परावर्तन में यह था कि आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। इसमें 3 नियम है, इसमें 2 नियम सिर्फ। और इसमें दूसरा नियम यह है कि इसमें दूसरे नियम को स्नेल के नियम का नाम दे दिया। उसमें यह है कि आपतन कोण आई के मान को बढ़ाओगे, परावर्तन कोण आर का मान बढ़ जाएगा। आपतन कोण आई के मान को घटाओगे, परावर्तन कोण आर का मान घट जाएगा। तो साइन आई अपॉन में साइन आर का मान क्या होता है, नियतांक होता है। ये क्या है दोस्तों, स्नेल का नियम है। ध्यान रखना, अपवर्तन के 2 ही नियम। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से आगे चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार मैं इसको मिटा लेता हूं एक बार। ठीक है, अब हम बात करते हैं परावर्तन के प्रकार के बारे में।
ठीक है, परावर्तन पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे एक बार पहले, फिर हम अपवर्तन को देखेंगे। ठीक है, परावर्तन, सबसे पहले परावर्तन दोस्तों दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो क्या होता है, एक होता है सममित परावर्तन और एक होता है विसरित परावर्तन, जिसको असममित भी बोल सकते हैं। सममित परावर्तन क्या होता है, मान लो ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, क्या है, परावर्तक पृष्ठ। अब ये परावर्तक पृष्ठ अगर समतल है, क्या है, समतल है, बिल्कुल एकदम से चिकना है, समतल है, इस पर जब प्रकाश की किरण टकराएगी तो वो क्या होगा, उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। यानी कि प्रकाश की किरणें जो है ना वो ज्यादा फैलेगी नहीं, एक पुंज के रूप में आएगी और पुंज के रूप में निकल जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से मान लो पुंज के रूप में आएगी और इस प्रकार से जो है वो पुंज के रूप में निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर विस्तृत परावर्तन की बात करें, विस्तृत परावर्तन कब होता है, जब क्या होगा, सतह जो है, जो ये सतह है ना, परावर्तक पृष्ठ, जो ये सतह है या जो ये परावर्तक पृष्ठ है, सतह या परावर्तक पृष्ठ, अगर ये सतह या परावर्तक पृष्ठ खुरदरी हो, क्या हो दोस्तों, खुरदरी हो, इस प्रकार से अगर ये खुरदरी है तो क्या हो जाएगा, प्रकाश कभी मतलब प्रकाश की जो किरणें हैं वो आपतित होने के बाद फैल जाएगी, विस्तृत हो जाएगी, क्या हो जाएगी, विस्तृत हो जाएगी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, विस्तृत परावर्तन। यानी इस प्रकार से प्रकाश टकराएगा और वापिस से लौटेगा, फिर यहां टकराएगा, इस प्रकार से लौटेगा और इस प्रकार से यहां टकराएगा और वापिस इस प्रकार से लौट जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, एक प्रकार से विसरण हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका विसरण हो जाएगा, फैल जाएगा, ये इस घटना को बोलते हैं विसरित परावर्तन और ये क्या है, सममित परावर्तन। मतलब कहने का ये है कि अगर पृष्ठ समतल हो तो सममित परावर्तन, अगर पृष्ठ असमतल हो यानी कि पृष्ठ क्या हो, खुरदरा हो, क्या हो, खुरदरा हो, तो क्या होगा, विसरित परावर्तन होगा। ठीक है, थोड़ा आगे चर्चा करते हैं हम। अब हम बात करते हैं दर्पण की, किसकी बात करते हैं, दर्पण, मिरर की। दर्पण क्या होता है, परावर्तन जो है उसकी घटना दर्पण पर होती है, दर्पण के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, ये कंपटीशन के स्तर से और कक्षा 10 के स्तर से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो हम दर्पण को उठाते हैं। सबसे पहले दर्पण क्या है, हमने भी पढ़ा कि मान लो ये आपके पास कोई कांच का टुकड़ा है और आपने क्या किया, उस कांच के टुकड़े के एक तरफ, मान लो ये कांच का टुकड़ा है, इसके एक तरफ आपने क्या की, परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी, तो अपारदर्शी माध्यम बन जाएगा, अपारदर्शी पृष्ठ बन जाएगा और उसे हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, दर्पण। तो ये जो दर्पण है ये होते हैं दो प्रकार के, एक तो होता है समतल दर्पण, क्या होते हैं, समतल दर्पण, कांच के किसी समतल टुकड़े को काटकर उसके एक तरफ परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाए। किसकी पॉलिश कर दी जाए, परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाए। परावर्तक पदार्थ जैसे सिल्वर ब्रोमाइड या एल्यूमिनियम की पॉलिश कर दी जाए तो वो क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा। अगर इसके एक तरफ, मतलब अगर हम क्या दूसरे प्रकार की बात करें तो वो हो जाएगा गोलीय दर्पण। क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण। इसमें क्या होता है दोस्तों, गोलीय दर्पण क्या चीज है, अगर कांच का कोई एक गोला है, उसको आपने उसके एक भाग को काटकर उसके एक तरफ परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी तो बनी संरचना क्या कहलाएगी, गोलीय दर्पण कहलाएगी। कांच का कोई गोला है, इसका कटा हुआ भाग, मान लो ये कांच का एक गोला था इस प्रकार से, और आपने क्या किया, उसके इतना भाग काट लिया। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, तो ये जो इतना भाग है इसके आपने क्या किया, इतने भाग, ये कांच का गोला है, इसके यहां से लेके यहां तक जो भाग है, इस भाग के अपने आपने एक तरफ क्या किया, परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी, तो ये क्या बन जाएगा, गोलीय दर्पण बन जाएगा। अब गोलीय में इसका जो ये पृष्ठ है ये कैसा है,
अंदर की ओर वक्रकृत है, क्या है, अंदर की ओर वक्रकृत है, झुका हुआ है अंदर की ओर, तो ये क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, अवतल दर्पण। यानी कि गोल दर्पण दो प्रकार के हो जाएंगे, एक ऐसे दर्पण जिसका केंद्र अंदर की ओर झुका हुआ, अंदर की ओर वक्रकृत हो, वो क्या होंगे, अवतल दर्पण होंगे। दूसरा दर्पण क्या होगा, उत्तल दर्पण, जिसमें क्या होगा कि मान लो ये कांच का गोला है, इसके आपने इतने भाग को काट दिया और इसके अंदर की तरफ आपने पॉलिश कर दी, तो ये क्या है, उभरा हुआ भाग है इसका, यानी जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो। इसका परावर्तक पृष्ठ क्या था, अंदर की ओर वक्रकृत था, इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, उभरा हुआ है। तो ये जो उभरा हुआ परावर्तक पृष्ठ वाला दर्पण है, ये गोल दर्पण क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा। अब हम इसके बारे में कुछ परिभाषाएं हैं उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, जो दर्पण गोल दर्पण के द्वारा जब परावर्तन होता है तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, कुछ परिभाषाएं हैं, उसको हम डिटेल से कवर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि जो हमारा टॉपिक है, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है या परिभाषिक शब्दावली, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा या परिभाषिक शब्दावली जो परावर्तन से, दर्पण से रिलेटिव। सबसे पहले देखो दोस्तों, ये किसी कांच के गोले का कटा हुआ अवतल भाग है। कौन सा भाग है, अवतल भाग। तो इसकी हमने एक तरफ पॉलिश कर दी, तो ये इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अभी पड़ा हमने, यानी ये कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। और ये कांच के गोले कोई भाग है जिसके हमने अंदर की तरफ पॉलिश कर दी, तो ये क्या बन गया, क्या बन गया दोस्तों, उत्तल दर्पण बन गया। क्या बन गया, उत्तल दर्पण। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये क्या होता है दर्पण। ये जो दर्पण जो होता है, ये किसी गोले का होता है, कटा हुआ भाग होता है। इसी प्रकार से ये भी क्या है, किसी गोले का कटा हुआ भाग है। ठीक है, अब इस दर्पण की जो यहां से लेके यहां तक अधिकतम जो सीमा रेखा है, उस अधिकतम सीमा रेखा को हम क्या कहते हैं, हम दर्पण का द्वार यानी गेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इस अधिकतम सीमा रेखा को दर्पण का द्वारक यानी क्या कहते हैं, गेट कहते हैं। ये क्या है, दर्पण का द्वारक, गेट है, जहां तक प्रकाश क्या हो सकता है, परावर्तित हो सकता है, जहां तक ये मिरर जो है, दर्पण जो है, प्रकाश को परावर्तित कर सकता है। दूसरी बात हम करते हैं कि जो दर्पण है, कोई भी गोले दर्पण है, चाहे वो अवतल है चाहे वो उत्तल है, वो क्या होता है, किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है। ठीक है, तो इस गोले का जो केंद्र है, इस गोले के केंद्र कहते हैं हम वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं, इस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको C से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये जो दर्पण है, इस दर्पण का जो ये मध्य बिंदु होता है, इस दर्पण के मध्य बिंदु को बोलते हैं दर्पण का ध्रुव, जिसको P या O से प्रदर्शित करते हैं। तो दूसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ध्रुव P। ठीक है, ध्रुव क्या चीज है, दर्पण का जो मध्य बिंदु है वो क्या होता है, दर्पण का ध्रुव। तीसरी बात करते हैं हम वक्रता केंद्र के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, वक्रता केंद्र के बारे में बात करते हैं, जिसको C से प्रदर्शित करते हैं। अब वक्रता केंद्र क्या होता है कि जो दर्पण है वो जिस गोले का कटा हुआ भाग है, उस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा, जिसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से इसका वक्रता केंद्र क्या बनेगा, पीछे की ओर बनेगा, जिसको C से प्रदर्शित करते हैं। अब जो ये दर्पण का वक्रता केंद्र है और जो दर्पण का ध्रुव है, यहां इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो नंबर 4 पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक काल्पनिक रेखा होती है जिसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये काल्पनिक रेखा क्या होती है, दर्पण का वक्रता केंद्र C और ध्रुव P को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। इसी प्रकार से यहां भी क्या बन जाएगी, मुख्य अक्ष बन जाएगी।
अब हम बात करते हैं कि दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? वक्रता त्रिज्या r कहलाती है। इसी प्रकार से यहां भी क्या बन जाएगा? वक्रता त्रिज्या r बन जाएगी। ठीक है। और दर्पण के सामने जब हम कोई बिंब रखते हैं, कोई वस्तु रखते हैं, उस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर टकराएगी। टकराने के बाद क्या होगा? मुख्य अक्ष पर फोकसित होगी। तो जिस बिंदु पर वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पर मिलती है, फोकसित होती है, उस बिंदु को बोलते हैं मुख्य फोकस F। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस F बोलते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से जो मुख्य फोकस F है, क्या है? मुख्य फोकस क्या है? F। मुख्य फोकस F क्या होता है कि दर्पण के सामने हमने वस्तु रख दी, और वस्तु रखने के बाद, दर्पण के सामने हमने वस्तु रख दी, और वस्तु रखने के बाद यहां जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें मिलेगी, उस बिंदु को क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस बोलेंगे, जिसे हम क्या करते हैं? F से प्रदर्शित करते हैं। अब जो ये मुख्य फोकस F है, यहां से दर्पण के ध्रुव P के बीच की दूरी क्या कहलाती है दोस्तों? फोकस दूरी कहलाती है, जिसको स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? छोटे f से प्रदर्शित करते हैं। तो जो स्मॉल f है, ये क्या है? ये फोकस दूरी क्या है बच्चों? फोकस दूरी है, जिसको स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसके अंदर, वो क्या है कि जो ये वक्रता त्रिज्या है r और जो फोकस दूरी है f, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? रिलेशन पता ही है हमारे को, सामने दिख रहा है। क्या रिलेशन होता है कि जो वक्रता त्रिज्या r है, वक्रता त्रिज्या r जो है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। क्या होती है? दुगनी। इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। और जो फोकस दूरी होती है, ये वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। ये बातें हमारे को ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो ये फोकस दूरी है, ये वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी। और जो वक्रता त्रिज्या है, ये फोकस दूरी की दुगनी होती है। ठीक है। इसको हम थोड़ा आगे नेक्स्ट और पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिबिंब निर्माण की। किसकी बात करते हैं? प्रतिबिंब निर्माण, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण या प्रतिबिंब निर्माण के नियम। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण और उसके नियम। ठीक है, ये पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमारे को पता होना चाहिए प्रतिबिंब क्या चीज है। प्रतिबिंब होता है दोस्तों छाया, और बिंब क्या चीज है? बिंब होती है वस्तु। क्या होती है बच्चों? वस्तु, जिसको किसी दर्पण के सामने रखा जाता है, वो क्या होती है? वस्तु होती है। ठीक है, इसको बिंब कहते हैं। तो थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं इस पर। सबसे पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण के द्वारा। अब अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसी प्रकार से हम बात करेंगे उत्तल दर्पण के बारे में कि उत्तल दर्पण जो है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो दोस्तों सबसे पहले ये क्या है? ये एक अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष है, और ये क्या है? इसका वक्रता केंद्र। यहां पर जहां पे ये मुख्य अक्ष खत्म हो जाती है, वहां हम क्या मान लेते हैं? अनंत मान लेते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम प्रतिबिंब निर्माण की बात करते हैं। तो यहां मान लो आप वस्तु रख दो, कोई बिंब रख दो। क्या रख दो बच्चों? बिंब। ये क्या है? बिंब है या ये वस्तु है? क्या है ये? बिंब या वस्तु है, जो कहां स्थित है? अवतल दर्पण के सामने स्थित है। कहां स्थित है? अवतल दर्पण के सामने स्थित है। अब इस बिंब से आने वाली प्रकाश की किरणें
इस बिंब से आने वाली प्रकाश की किरणें, मान लो इस प्रकार से प्रकाश की किरणें हैं जो मुख्य अक्ष से समांतर चलती है, यहां पर क्या होती है, आपतित होती है। तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं, ये क्या होगा, ये प्रकाश की किरणें क्या होगा, अंदर की ओर क्या हो जाएगा, फोकसित हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से यहां से जो प्रकाश की किरणें चलेगी वो भी क्या होगा, अंदर की ओर क्या हो जाएगा, फोकसित हो जाएगी। तो जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें मिलेगी उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस। उस बिंदु पर क्या, यहां इस बिंदु पर क्या बनती है, वस्तु की छाया बनती है। क्या बनती है, वस्तु की छाया या प्रतिबिंब बनती है, ठीक है दोस्तों। ये बिंब है, यहां से प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष से समांतर इस दर्पण आपतित हुई, आपतित होने के बाद मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर परावर्तित होती है उस बिंदु पर क्या बनती है, वस्तु की छाया बनती है। तो यहां कहने का मतलब यह है कि प्रकाश की किरणें वास्तव में मिली है, इसीलिए इस अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा, ठीक है। अब जो प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं वो प्रतिबिंब, एक बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, वो प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। क्या होते हैं, वो प्रतिबिंब हमेशा ही उल्टे होते हैं। तो पहली बात हमने ये पढ़ी कि जो अवतल दर्पण है ये प्रकाश की किरणों का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। और नंबर 2, इसने प्रकाश की किरणों का इकट्ठा कर दिया, फोकसित कर दिया। ये एक महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी। इसीलिए इस अवतल दर्पण का उपयोग कहां करते हैं, सौर कुकर में खाना बनाने के लिए किया जाता है। इस अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर में खाना बनाने के लिए किया जाता है। सौर कुकर में क्या होता है, जब किसी भी भोज्य पदार्थ को रखा जाता है तो ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर फोकसित कर देता है, जिससे वो खाना जो है जल्दी पक जाता है सूर्य की ऊर्जा से। इसीलिए इसका उपयोग सौर कुकर में किया जाता है। अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण द्वारा। एक बात हमारे को ध्यान रखनी है, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, वास्तविक और उल्टे होते हैं। इनका उपयोग कहां किया जाता है, सौर कुकर में खाना बनाने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण पढ़ते हैं। उत्तल क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, उभरा हुआ। क्या हो बच्चों, उभरा हुआ, यानी इसके